ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज के ऊपर काम करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। सबकी समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ट्रू। यस सर। हाँ जी, मैं एक और यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन यूजीसी नहीं पूछता है। इसकी जगह पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 4 स्टेटमेंट दी होंगी, यही स्टेटमेंट होगी और इस स्टेटमेंट को 3-4 टाइप से लिखा होगा, फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन उसके बेसिस में ये स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर डिजिटल डेटा के ऊपर ऑपरेट होता है? सर ए वाला, हाइब्रिड एंड डिजिटल दोनों। बोथ हाइब्रिड एंड डिजिटल। ऑप्शन दोनों ए। हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज हो सकता है? ऑटोमेटिक ऑपरेशंस का मतलब जिसमें यूजर को, यानी कि जो इंसान कंप्यूटर चला रहा है, उसको बहुत ज्यादा चीजें संभालने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑपरेशन कर देता है। तो रिमोट, हाइब्रिड और डिजिटल। रिमोट इसका ऑप्शन है। हाँ जी, बी वाला सर, हाइब्रिड। हाँ जी, एक्सप्लेन करोगे आप इसे? सर कोई भी डिजिटल, क्योंकि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है ना, तब सर तो जो भी हम इनपुट करेंगे इसमें डेटा, तो वो कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली वो जनरेट होता जाएगा नंबर। एनालॉग जैसे नहीं रहता कि सिर्फ एनालॉग रहता है। हाँ जी, जो हाइब्रिड आपका कंप्यूटर है वो एनालॉग डेटा, यानी कि जो फिजिकल डेटा है, टेम्परेचर, किसी की संख्या वगैरह, इसके ऊपर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स के ऊपर काम करता है, जोड़ना, घटाना, ये सारे के सारे फंक्शन। अब इसका एक एग्जांपल है एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि खुद ब खुद काम करती है। तो उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर भी है, जो कि जो आपके नोट है उनको गिनने का काम कर रही है। डिजिटल कंप्यूटर भी है, जो कि वो जो नोट है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके का काम कर रही है। तो मोस्टली जो भी आपके ऑटोमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसके आविष्कार के साथ आपके माइक्रो कंप्यूटर्स अस्तित्व में आए। माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। हाँ जी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बैटरीज के ऊपर काम करता है और ट्रैवलिंग फ्रेंडली है, यानी ट्रैवलिंग के दौरान इसका यूज कर सकते हो? लैपटॉप। सर लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल। हाँ जी, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल। ऑप्शंस में आपका लैपटॉप आ जाएगा। अब नीचे फिर से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है स्पीड और स्टोरेज की कैपेसिटी की सर इसमें टर्म्स एक में? क्वेश्चन था इसके पहले वाले में सर, जो हमारा लैपटॉप टैबलेट होता है ये तो इसको मिनी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल यूज के लिए होता है उसको तो माइक्रो उसमें डिनोट करते हैं। जो आपका लैपटॉप है वो मैंने आपको बताया था कि वो माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर आज के टाइम पे नहीं होते हैं, वो थोड़े पहले जनरेशन की बात है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते थे और मेन फ्रेम से छोटे होते थे। सर फर्स्ट क्वेश्चन ना रिकॉर्डिंग में नहीं आया ना सर, आप फिर से बता दीजिए। ठीक है, एक बार पूरा कर लेते हैं फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसे बताइए, कौन सा कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होता है स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम तुलना? मिनी कंप्यूटर। सबको क्लियर है? यस सर। हाइब्रिड क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? इसकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है, कैलकुलेशन बहुत काफी फास्ट होते हैं। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसकी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर से तुलना कर ही नहीं सकते हैं, वो हम अलग टाइप से हमने उसे क्लासिफाई किया है। हो सकता है कोई हाइब्रिड कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा हो सकता है हाइब्रिड कंप्यूटर मेन फ्रेम से बड़ा हो, वो तो हमने दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया है ना हाइब्रिड कंप्यूटर को। समझ में आया? सर तुलना हमेशा सेम चीजों की होती है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया।
नेक्स्ट है टाइम के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट आता जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जनरेशन जनरेशन। जनरेशन क्लियर है? जनरेशन नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, आपके इंटीग्रेटेड False है, सर्किट false। बेस्ड। थर्ड जनरेशन में था, थर्ड में था, थर्ड में था। नेक्स्ट है कौन सी जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड थी? फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन। इसकी फुल फॉर्म वेरी लार्ज वेरी लार्ज स्केल कंप्यूटर। वेरी Very लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाँ जी, इसमें मैंने बताया था आपको थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो और जो ट्रांजिस्टर हैं वो एक चिप के ऊपर लगे हुए होते हैं, इस चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कौन सी जनरेशन में होता था? फर्स्ट जनरेशन। और ये आपका इसी टाइम का क्वेश्चन है, शायद इससे जस्ट पिछली बार का। और कौन सी इमर्जिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन बीइंग की तरह कैपेबल बना रही है AI सोचने? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये तीनों ही टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि तीनों ही टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो बाद में ये आए ना आए। VR, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग तीनों ही टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए VR, वर्चुअल रियलिटी। थोड़ा सा जल्दी लिखिए आप लोग क्योंकि हमें आज का टॉपिक भी करना है। वर्चुअल रियलिटी होता है, आपने देखा होगा, एक डिवाइस होता है जिसे हम आईज में पहनते हैं और बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम वीडियो फोन में चल रही होगी, आपको लगेगा आप उसी जगह पे बैठे हो, उसी जगह पे आप हो। तो इसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, यानी कि वर्चुअल यानी कि एक कंप्यूटर्स के थ्रू रियलिटी यानी कि असलियत। जैसे कि आप गेम्स वगैरह भी देखते हो बहुत सारे मॉल वगैरह में, आंखों पे वो डिवाइस लगाया जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी गेम के अंदर हैं। सर वो 3D पिक्चर्स वगैरह जैसे होता है वही ना सर? हाँ, और 3D पिक्चर से भी एक स्टेप आगे का है ये। 3D पिक्चर्स में हमारे सामने स्क्रीन होती है, लेकिन इसमें जो स्क्रीन है वो बिल्कुल आईज में फिट होगी, एक बॉक्स होता है जिसे हम VR बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है AI, ये आप सभी लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसे आप नोट कर लीजिए, जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब हम इसे क्लियर करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है ULSI। ULSI की फुल सर फॉर्म? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन में है ये? फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल और लार्ज स्केल है। अल्ट्रा लार्ज जनरेशन में। अच्छा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये टर्म्स स्पेशली नोट करवाए थे। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन की प्रॉपर्टी है ये? फोर्थ जनरेशन है। में भी बात लिखी हुई है, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, क्योंकि उनमें माइक्रो प्रोसेसर था जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइस था, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग कर सकते थे, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते थे, टाइम शेयरिंग कर सकते थे। टाइम शेयरिंग का मतलब एक ही कंप्यूटर में अलग अलग जो टाइम स्लॉट है वो यूजर को दे देना। रियल टाइम नेटवर्क्स यानी कि इंटरनेट वगैरह से जुड़ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैनेज करना। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है जनरेशन में पहली बार कंप्यूटर को हम टेबल के ऊपर रख सकते थे? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। एंड चीज की इंट्रोडक्शन की वजह से आपके इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से, है ना?
ओके, नेक्स्ट है कौन सी जनरेशन में जो कंप्यूटर है इसे रिस्पॉन्स देने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं? 5th जनरेशन। 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है HLL की फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। High हाई level लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। एंड हाई लेवल लैंग्वेज आपकी 3rd जनरेशन से स्टार्ट हुई, 3rd, 4th, 5th में तीनों में ही हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ जनरेशन 1952 से 1964 के बीच में तो कौन सी जनरेशन चली? 40 से लेके 50 16 साल तक फर्स्ट जनरेशन था ना, तो ये Second, सेकंड sir. में आएगा क्या? सेकंड होना सेकंड चाहिए सर। सेकंड। हाँ जी, सेकंड। 2nd जनरेशन आ जाएगा। मुझे भी डेट याद नहीं है, एक बार मैं ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा आपको। सर 40 to 56 था फर्स्ट जनरेशन का, तो ये तो दोनों पीरियड में आ रहा है ना। फिर आपको मैक्सिमम देखना पड़ेगा, तो फिर मैक्सिमम देखना पड़ेगा, मैक्सिमम ईयर्स कौन से में आ रहे हैं, क्योंकि सबने अलग अलग, इसलिए मैंने ये टाइम पीरियड को आपको नहीं ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग जनरेशन चेंज होते जाते हैं। और आप मैक्सिमम देखिए किसमें आ रहा है ये, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा एक बार डेट देखने के बाद। फर्स्ट में। ओके, एक बार हम इसे डिस्कस करेंगे, एक बार चेक कर सर लेंगे, ज्यादा टाइम पीरियड तो फर्स्ट वाले में ही आ रहा है ना फिर। फिर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक बार पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। में सेकंड जनरेशन में मदान की बुक में 56 to 64 दिया है, तो सेकंड जनरेशन होगा सर। 56 से 63 दिया है, तो हाँ नहीं 63 होना दिया, तो चाहिए। सेकंड जनरेशन ही होगा सर। ठीक है, सेकंड सर जनरेशन आप, रिवीजन किया था फर्स्ट में ही है। ठीक है, एक बार मैं आपको इसके बताऊंगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं चेक कर लूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि डेट मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिनका छूट गया था, ये जो कौन सा टाइप, हम डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है, हमने यहाँ पे देखा था मेन कंप्यूटर, ये साइज के आधार पे था। और एक और चीज, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, तो एक टर्म मुझे मिली थी एम्बेडेड कंप्यूटर, तो लिख लीजिए आप लोग। ये हमें बहुत जगह नहीं मिलता, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे मिले थे एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स, एम्बेडेड का मीनिंग समझते हो आप लोग? एम्बेडेड मतलब क्या होता है? नो सर। एम्बेडेड मतलब होता है छुपा हुआ। तो सबसे छोटे अभी तक हमने माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़े थे, यानी कि आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, लेकिन उनसे भी छोटे होते हैं हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि छोटे से होते हैं और कहीं पे छुपे हुए होते हैं। जैसे कि छुपे हुए का मीनिंग है, जैसे कि वॉशिंग मशीन के अंदर एक छोटा सा डिवाइस रहता है जो कि उसके अंदर की सारे फंक्शन करता है। अगर आपने पूरी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखी होगी, इसके अलावा जो आपका ATM है उसके अंदर छोटी सी डिवाइस लगी रहती है, आपकी जो वॉच है उसके अंदर भी छोटी सी डिवाइस लगी रहती है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स छोटे कंप्यूटर होते हैं जो किसी और डिवाइस के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, फिट रहते हैं, उन्हें हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? सर कैसे एग्जांपल दिए आपने? एग्जाम्पल जैसे कोई भी आप ऐसा डिवाइस ले लीजिए जिसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, इसके अलावा वॉशिंग मशीन हो गई, इसके अलावा ATM के अंदर साइज के अकॉर्डिंग एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। आजकल जितनी भी स्मार्ट चीजें आ रही है ना, जो कि एक डिजिटल उस पर काम कर रही है, उन सब के अंदर जो छुपा हुआ कंप्यूटर होगा उसे हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप लोग स्मार्ट डोर्स देखते हो जो कि एक रिमोट से बंद हो जाते हैं, रिमोट से खुलते हैं, इन सब के अंदर जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। सर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ना? हाँ, साइज के बेसिस पे सबसे छोटे हो गए एम्बेडेड कंप्यूटर्स। सो माइक्रो से नीचे आएंगे सर? हाँ, माइक्रो से नीचे आ जाएंगे ये आपके, सबसे छोटी फिर ये NIT कंप्यूटर की।
ठीक है, अब हम यहीं पे से आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तक फर्स्ट हमने का आंसर सर, फर्स्ट का आंसर क्या बताया था आपने? फर्स्ट जो था उसका फिर? फर्स्ट का आंसर था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो ये आज हमने डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हम जल्दी कवर करेंगे क्योंकि चीजों को इसमें अपने थोड़ा समझना भी है और याद ज्यादा करना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, Her voice is breaking. सभी को आवाज रुक रुक के आ रही है? नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर। हाँ जी, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए, आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझना है। ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो अभी अगले 2 दिन हम जो भी पढ़ने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें फिर आपको कनेक्टेड मिलेंगी। एक बर्ड आई व्यू है ये, एक होल है, इसे आपने समझना है, इसके अंदर की छोटी छोटी चीजों को समझ सकते हैं। तो होता क्या है, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये कंप्यूटर का पूरा वर्किंग है, यानी कि इसके थ्रू हम एक कंप्यूटर को समझते हैं। सबसे पहले इनपुट, यानी कि कंप्यूटर को हम कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे। हमने पढ़ा कि कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर को हम कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस डिवाइस का या फिर जिस हार्डवेयर का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट यूनिट। तो ये आपकी इनपुट यूनिट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगी, यानी कि कमांड कंप्यूटर को देना चाहता है इस इनपुट के थ्रू देगा। एक बार कंप्यूटर में कमांड पहुंच गई तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि उस कमांड के ऊपर काम करेगा। और प्रोसेस करते करते अगर उसे कुछ चीजों को सेव करना पड़ रहा है या फिर पहले से जो सेव चीजें हैं उनको इस्तेमाल में लेना पड़ रहा है, तो जो हमारा ये प्रोसेस हो रही है ये स्टोरेज के साथ इंटरेक्शन करेगी। यानी कि आपने कमांड दी कि आपको कोई फाइल ओपन करनी है, अब वो फाइल पड़ी हुई है आपकी हार्ड डिस्क में, तो जो प्रोसेस होगी वो उसको ओपन करेगी, लेकिन ओपन करने से पहले उस फाइल को स्टोरेज से उठा के लेके आएगी, फिर उसको ओपन करेगी और आउटपुट के फॉर्म में आपको उसे स्क्रीन में दिखाएगी। तो ये कंप्यूटर का एक जनरल तरीका है काम करने का। इसे हम और एक तरीके से समझ सकते हैं, आपने लिखा 3+2, इनपुट में आपने कमांड दिया 3+2, जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस 3+2 पे क्या काम करना है, बीच में प्लस है तो कंप्यूटर इसे ऐड करेगा और आउटपुट की फॉर्म में आपको स्क्रीन पे 5 दिखा देगा। तो ये कंप्यूटर का एक नॉर्मल वर्किंग है, इनपुट जिसके थ्रू कंप्यूटर को कमांड देते हैं। प्रोसेस हमारी कमांड के ऊपर जब कंप्यूटर काम करता है उसे प्रोसेस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर अपना दिमाग चला रहा होता है हमारी कमांड के ऊपर, और जो भी उसका रिस्पॉन्स रहेगा वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर हमें दिखाएगा। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में भी होता है। जो हमारे, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हमारी बॉडी में होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, अगर स्किन ने टच किया, फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, तो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे कि हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे टच हुआ है। उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा, और क्या प्रोसेसिंग आएगी कि हमें हाथ को पीछे हटाना है। आउटपुट क्या आएगा, हमारे हाथ की जो मसल्स हैं वो हाथ को पीछे खींच लेंगी। तो ये जो प्रोसेस है ये ह्यूमन बीइंग में भी चलता रहता है और कंप्यूटर भी इसी के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले हो गया इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, और ये मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। तो ये तो जनरल बात है, अभी हम थोड़ा सा इसको डीप में डिस्कस करेंगे। और जिन चीजों के ऊपर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल क्वेश्चन जो आपके हैं वो कीबोर्ड और माउस के ऊपर नहीं आ रहे हैं, थोड़े से अलग डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पे
थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइस का मतलब है ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, यानी फीड करने का मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, आदेश देना, ये हम जिनके थ्रू करते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और इस प्रोसेस में हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे उसे हम कहते हैं इनपुट। जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसे हम कहेंगे इनपुट, और जिस डिवाइस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसे हम कहेंगे इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट। तो यूनिट और डिवाइस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस डिवाइस के थ्रू या फिर जिस टूल के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट है। और जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे हमने 3+4 का इंस्ट्रक्शन दिया तो वो हमारा इनपुट हो गया। कोई क्वेश्चन है आपका इसमें? सर जो इनपुट डिवाइड वही होंगे ना, कीवर्ड से हमने इनपुट, हाँ जी। और जो जो टेक्स्ट आया वो इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइस वो हो गया कीबोर्ड, और जो टेक्स्ट हुआ अंदर कंप्यूटर में वो इनपुट हो गया वो। हाँ, जैसे हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया और कीबोर्ड के थ्रू हमने जो भी टाइप किया कंप्यूटर को वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो गया और माउस के थ्रू मैं ये जो आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ वो हमारा इनपुट हो गया। तो इनपुट डिवाइस को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस को लोग स्टार्ट मार्क कर लीजिए क्योंकि 1-2 बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं इसके थ्रू हम स्क्रीन पे किसी चीज को पॉइंट कर सकते हैं। अब जैसे कीबोर्ड है, उससे हम जस्ट लिख सकते हैं, उससे हम स्क्रीन पे किसी चीज को पॉइंट नहीं कर सकते। जैसे आपकी टॉप, अगर आप अपने टैब के टॉप में देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ICT क्विज 1, तो इसको हम पॉइंट कर रहे हैं माउस की हेल्प से। दूसरी किसी चीज को जब हम पॉइंट करते हैं तो वो हमारे होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो लिख लीजिए आप लोग, हो सकता है यहाँ पे डिटेल में ना दिया गया हो। पॉइंटिंग डिवाइसेस यानी कि ऐसे इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम स्क्रीन के ऊपर किसी चीज को पॉइंट कर सकते हैं। और एक और लाइन लिख लीजिए, इन डिवाइसेस के थ्रू जो स्क्रीन है उसमें हम काम करते हैं। ये हमारा कर्सर हो गया जो मूव कर रहा है, इसके थ्रू हम काम करेंगे। हाँ जी Sir, mouse is the input device, no? Cursor is just I think it just points on the screen, but device is mouse. हाँ, डिवाइस आपका माउस है, लेकिन जो भी ऐसे डिवाइस रहेंगे जो कि कर्सर की हेल्प से वर्क करेंगे, जो कि स्क्रीन के ऊपर किसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर किसी चीज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी हेल्प से, ऐसे सभी इनपुट डिवाइस इंक्लूडिंग माउस, इनको हम कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर हुआ सभी को? Yes sir, thank you. यस सर। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड डिवाइस। कीबोर्ड सबको पता है। नेक्स्ट है स्पीच और वॉइस डिवाइस, जिनके थ्रू हम अपनी स्पीच को कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ तो कौन सा इनपुट डिवाइस अभी काम कर रहा है? आउटपुट माइक। Mic है sir, mic. माइक्रोफोन। हाँ जी, माइक्रोफोन मेरी वॉइस को इनपुट कर रहा है। नेक्स्ट है ड्रॉ डिवाइसेस। माउस का ड्रॉ डिवाइसेस है जिनके थ्रू हम किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन डिवाइसेस। रिकॉग्निशन डिवाइसेस मतलब ऐसे सभी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम किसी चीज को पहचान पा रहे हैं, वो है हमारे रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे के सारे, हाँ जी, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस की कैटेगरीज हो गई। अब सबसे पहला एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस ना सिर्फ हमारे इनपुट डेटा को कंप्यूटर में लेके आते हैं, इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। होता क्या है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है? हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल। हाँ, नहीं, मशीन कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज।
जीरो और जीरो बाइनरी वन वन। बाइनरी सिग्नल के ऊपर आपका कंप्यूटर काम करता है। वो जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज था, वो कंप्यूटर की वर्किंग लैंग्वेज नहीं थी, वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यानी कि उन कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर किस पे काम करता है, खुद से कंप्यूटर को समझ आने वाली लैंग्वेज है जीरो और वन, डिजिटल सिग्नल जैसे हमने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रक्शन तो हम जीरो की फॉर्म में नहीं दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन तो हम या तो हम माउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या फिर हम कीबोर्ड से अल्फाबेटिकली कुछ भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम अल्फाबेट में लिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कंप्यूटर अल्फाबेट वगैरह कुछ नहीं समझता है, कंप्यूटर बस जीरो और वन समझता है। तो हमारे इनपुट डिवाइस एक और काम करते हैं। क्या काम करते हैं इनपुट डिवाइस? हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और इनपुट डिवाइस उनको कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में। समझ में आया? इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है आपके रॉ डेटा को। रॉ डेटा यानी कि हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करेगा ऐसी लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। और इनपुट डिवाइस के इस कंपोनेंट को हम कहते हैं ड्राइवर्स। समझ आया? इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि अभी तो हमारे पास विंडो 10 है, विंडो 11, तो इसमें ड्राइवर्स पहले से इंस्टॉल रहते थे। लेकिन अगर आपने कभी विंडो एक्सपी यूज किया है तो वहां पे अगर आप कोई कीबोर्ड यूज करना चाह रहे हो तो पहले आपको कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो ड्राइवर्स इनपुट डिवाइस का ऐसा पार्ट हो गया, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इनपुट डिवाइस से आने वाले रॉ डेटा को, ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलते हैं। समझ आया सबको? हाँ जी। यस सर। हाँ जी। तो ये दो फंक्शन हो गए आपके, इसको भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ओके, और सभी को ब्रेक हो रही है वॉइस? सर सर हो रही है अब। सर आप जो बोल रहे सर हो सभी को ब्रेक हो रही है। सर आपने जो कहा कि कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम मतलब इसका एक एग्जांपल दीजिए ना, तभी समझ में आएगा। एक मिनट, मैं पहले नेटवर्क चेक कर लेता हूँ। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ जी सर। जी सर एकदम। हाँ जी, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज का एग्जांपल है जीरो और वन। अभी हम पढ़ेंगे बाइनरी को भी। जैसे आप मतलब अब हम जैसे डेसिमल में समझते हैं ना नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6, तो कंप्यूटर सबको जीरो और वन की फॉर्म में समझता है। जैसे 1 तो 1 ही हो गया, 2 को वो 0 1 समझ लेगा, 3 को 0 1 0 समझ लेगा। ऐसे ही कोई पिक्चर है तो पिक्चर को भी वो जीरो और वन की फॉर्म में समझता है। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई। तो जो हमारे इनपुट डिवाइस के ड्राइवर्स रहेंगे, वो ड्राइवर्स क्या काम करते हैं? वो ड्राइवर्स हमारी जो लैंग्वेज हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, हम जीरो और वन की फॉर्म में तो इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हमारे इनपुट डिवाइस के ड्राइवर्स करते हैं। अब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कीबोर्ड है।
कीबोर्ड के बारे में सबको पता है, कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हैं या फिर कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं। नेक्स्ट है माउस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब जहां पे भी आपको पॉइंटिंग डिवाइस देखने को मिले उनको आपने एक जगह पे लिख लेना है। तो माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम हमारी स्क्रीन पे किसी भी चीज को पॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। तो इसके अलावा जो माउस थे पहले वो मैकेनिकल माउस आते थे। मैकेनिकल माउस यानी कि आज से अगर आपने 7-8 साल पहले कंप्यूटर चलाए हैं तो आज से पहले के जो माउस आते थे उनके नीचे एक बॉल लगी हुई होती थी। अब अगर आप माउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो माउस के नीचे वो बॉल मूव करती थी, उस बॉल के मूव करने से कर्सर मूव करता था। तो इन्हें हम मैकेनिकल माउस कहते थे। मैकेनिकल माउस यानी कि इनके अंदर एक बॉल होती थी, एक रोलर होता था जिसकी हेल्प से माउस जो है वो एरो को मूव करता था, कर्सर को मूव करता था। आजकल जो माउस यूज हो रहे हैं वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यानी कि आजकल सारे के सारे माउस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जो माउस है इसके नीचे लाइट जल रही है, इसके नीचे कोई बॉल नहीं लगी हुई है। तो ये जो माउस है इसके नीचे लेजर लगी हुई होती है और यही लेजर जो है वो मूवमेंट को ट्रैक करती है कि हम माउस को कैसे मूव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कर्सर को मूव करती है। तो ये आपके दो तरीके के माउस हो गए। तो जिनमें बॉल लगी होती है उन्हें हम मैकेनिकल माउस कहते हैं और इसमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, जिसमें लाइट या फिर लेजर लगी होती है उसे हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ये आपके दो तरीके के माउस हो गए। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक के थ्रू भी हम जो कर्सर है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और ये जॉयस्टिक मेनली यूज होता है गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर के ऊपर। और एक जो जॉयस्टिक का सबसे सिंपल एग्जांपल है, एक वीडियो गेम आती थी उसमें जो एक रिमोट टाइप का होता था जिसमें दो साइड से पकड़ने का होता था, वो एक सिंपल फॉर्म थी जॉयस्टिक की। और ये नीचे एक पिक्चर दी हुई है, ये भी एक जॉयस्टिक है। तो जॉयस्टिक भी माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आपके लैपटॉप में जो एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसके ऊपर आप फिंगर से कर्सर को मूव कर सकते हो, वो हमारा टच पैड है। ये जो लैपटॉप के अंदर ये जो बॉक्स बना रहता है इसे हम टच पैड कहते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन क्या काम करती है, आप में से अगर आपने कभी कोई ऐसे टैबलेट वगैरह यूज किए हैं जिनके ऊपर पेन वगैरह वर्क करती है, तो वो पेन जो है उसके अंदर एक माउस की तरह ही एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस या फिर लेजर डिवाइस होता है जिससे कि हम उस पेन से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारा माउस है भले ही हम उससे कर्सर को मूव तो कर पा रहे हैं लेकिन ये जो कर्सर है ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं इससे अपने साइन करना चाहूँ तो मैं पूरी तरह से अपने साइन नहीं कर सकता। तो इसके अल्टरनेटिव के तौर पे, ताकि हम अपनी मर्जी से बहुत अच्छे से स्क्रीन के ऊपर लिख सकें, वो काम हमारा लाइट पेन करता है। सर वो जो टैबलेट वगैरह में यूज करते हैं वो ना? हाँ जी, टैबलेट वगैरह में ये इस तरीके के जो आपके पेन होते हैं ये आपके लाइट पेन हैं। तो ये लाइट पेन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू आपका माउस। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। अभी जो ट्रैक बॉल है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पहले के टाइम पे यूज होता था।
इसमें क्या होता था, इस तरीके का एक बॉक्स बना हुआ होता था, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉल फ्री होती थी। अब इस बॉल को आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे उस डायरेक्शन में हमारा जो कर्सर है वो मूव करेगा। तो अभी आपको इनके बारे में पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अब यूजीसी आपको इनपुट डिवाइस के नाम पे जस्ट कीबोर्ड और माउस नहीं पूछता है, वो ऐसी चीजें पूछता है, लाइट, पेन, ट्रैक बॉल, एक लिस्ट दे देगा कि आपको इसमें से इनपुट डिवाइस छांटने हैं। तो इन सारे इनपुट डिवाइस की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ट्रैक बॉल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बॉक्स होगा जिसके अंदर एक बॉल फिट होगी, जैसे जैसे हम इस बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा जो कर्सर है वो मूव करेगा। नेक्स्ट है स्कैनर। सर ये भी एक तरह का माउस टाइप ही है ना, जो ये बॉल को मूव करेंगे तो वही हो गया। हाँ जी, ये सारे के सारे आप डिवाइस ही हैं, यानी कि माउस की तरह की डिवाइस ही हैं, और इनको आप एक जगह लिख लीजिए। सबसे पहले ये ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, जॉयस्टिक, माउस, ये सारे के सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं। और एक बार इससे सीधे क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से नीचे आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। तो स्कैनर क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पिक्चर रखी हुई है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मतलब पता है आपको? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। हार्ड यस सर। कॉपी, हाँ जी, हार्ड कॉपी यानी कि आपके पास एक्चुअली कोई चीज है, कोई बुक है, कोई पिक्चर है, टच कर सकते हैं। हाँ जी, जिसे आप टच कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नोटबुक रखी हुई है, अब इस नोटबुक के अंदर जो चीजें लिखी हुई है उसकी पिक्चर आप कंप्यूटर के अंदर डालना चाह रहे हो। तो अब तो इजी हो गया, आपको जस्ट फोन से पिक्चर क्लिक करनी है, उसको आप कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो। लेकिन इस काम के लिए जो एक्सक्लूसिव इनपुट डिवाइस था उसे हम स्कैनर कहते हैं। तो स्कैनर अभी भी होता है। स्कैनर के अंदर आप कोई भी पिक्चर डालते हो, वो उस पिक्चर को सॉफ्ट कॉपी उसकी बना देता है, या फिर कोई लिखी हुई चीज है, उस लिखी हुई चीज की एक पिक्चर वो कंप्यूटर के अंदर लेके आ जाएगा। तो स्कैनर एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है किसी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को उसकी डिजिटल फाइल यानी कि सॉफ्ट कॉपी में। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल है ये, जो स्कैनर है वो किसी भी हार्ड कॉपी को पिक्चर में कन्वर्ट करेगा। यानी कि अब उस पिक्चर की भले आप पीडीएफ बना सकते हो, लेकिन करेगा वो पिक्चर में ही कन्वर्ट। आपने कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भी अगर स्कैन किया तो उसकी जस्ट फोटो आएगी आपके कंप्यूटर में। ये काम हमारा स्कैनर करता है। ये स्कैनर की पिक्चर हो गई, इसके ऊपर एक मिरर सा लगा होता है जो कि इनको स्कैन करके जो भी उसके अंदर फोटो है उसको कंप्यूटर में भेज देता है। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट। अब ये जो ग्राफिक टैबलेट है और स्टाइलस है, ये ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते थे। और प्रीवियस जो हमारा इससे जस्ट पहले का नेट था उसमें एक किसी सेट में ग्राफिक टैबलेट और स्टाइलस से रिलेटेड, क्योंकि अभी जैसे कोविड आया तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होने लग गया। तो ग्राफिक जो टैबलेट है वो एक तरह का, हम पहले के टाइम पे हमारा एक चौक और एक स्लेट होती थी ना जिसके ऊपर हम लिखते थे, तो ये ग्राफिक टैबलेट बिल्कुल वैसा ही होता है, स्लेट की तरह होता है। इसके ऊपर आप जो भी लिखोगे वो सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और ये जो स्लेट है इसे हम ग्राफिक टैबलेट या फिर डिजिटाइजर भी कहते हैं। तो ये एक स्लेट की तरह होता है जिसके ऊपर हम जो भी लिखेंगे वो कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा। तो जैसे हम स्लेट के ऊपर चौक से लिखते हैं, वैसे ही ग्राफिक टैबलेट के ऊपर लिखने के लिए जो पेन यूज होता है उसे हम स्टाइलस कहते हैं। तो स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस हो गया जो कि डिजिटाइजर के ऊपर या फिर किसी टच स्क्रीन डिवाइस के ऊपर लिखने के काम में आता है।
तो क्लियर हो गया ग्राफिक टैबलेट और स्टाइलस क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। स्टाइलस मतलब उसका पेन है ना। सर हाँ, एक बार दोबारा बता दो। ग्राफिक टैबलेट मतलब इस तरीके की स्लेट होगी, और ये जो स्लेट है ये हमारा डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक टैबलेट हो गया। इसके ऊपर हम जो भी लिखेंगे वो कंप्यूटर में जैसा का तैसा आ जाएगा। और इसके ऊपर लिखने के लिए जो पेन यूज होती है उसे हम स्टाइलस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम नॉर्मल पेन से तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसके ऊपर लिखने के लिए जो पेन यूज होगी उसे हम स्टाइलस कहते हैं। ओके सर। हाँ जी। तो अभी जैसे कोविड के टाइम पे जैसे ब्लैक बोर्ड में टीचर लिखते थे, अब टीचर्स के पास वैसी फैसिलिटी की आपके लैपटॉप में तो थी नहीं, माउस से उतना अच्छा लिखा नहीं जाता था, तो इसीलिए ग्राफिक टैबलेट यानी कि डिजिटाइजर और स्टाइल यूज होने लगे। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। सबको पता है फोन की जो स्क्रीन है वो भी एक इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करती है, उसको जस्ट हम टच करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, फोन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो जो है वो सीधे फिंगर से भी चल सकती है या फिर किसी स्टाइलस से भी चल सकती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है ना। आउटपुट डिवाइस क्यों है हमारा टच स्क्रीन? सर जो भी हम डेटा इनपुट कर रहे हैं वो शो भी तो कर रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे उसका आउटपुट भी हमें उस स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा माइक्रोफोन, तो ये जो माइक्रोफोन है इसे हम माइक भी कहते हैं। ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जो कि वॉइस को इनपुट करता है कंप्यूटर में। तो ये अलाउ करता है यूजर को अपनी वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट करने का, यानी कि इसके थ्रू हम अपनी आवाज को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन क्या काम करता है? हमारी जो साउंड वेव है, कोई भी फिजिकल वेव मैंने आपको बताई थी एनालॉग होती है हमेशा, तो हमारी जो साउंड वेव है, एनालॉग साउंड वेव है, उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर्स के अंदर ये भेजेगा हमारा माइक्रोफोन। और यहाँ पे सही लिखना है, जो भी हमारे इनपुट डिवाइस रहेंगे वो जिस भी फॉर्म में उनको डेटा मिल रहा है उस फॉर्म से वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर में भेजेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिस भी ऐसा हम समझ सकते हैं, जिस भी तरीके से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उन इंस्ट्रक्शंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि बाइनरी सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा सर इसमें भी बाइनरी चलता है। हाँ, मैंने आपको बताया ना, इनपुट डिवाइस क्या काम करेंगे, इनपुट तो वो किसी भी फॉर्म में लेंगे, चाहे आवाज की फॉर्म में, चाहे किसी पिक्चर की फॉर्म में, लेकिन कन्वर्ट करेंगे वो कंप्यूटर के लिए बाइनरी फॉर्म में। ठीक है। तो जो आपका डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। ओके, इस चीज में मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन है, तो एक सिंपल सी लाइन में हम इसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर भेजी, अब आपकी जो पिक्चर है, आपकी पिक्चर रहेगी जस्ट एक पिक्चर की फॉर्म में, और आपको इसे कंप्यूटर पे सेव करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कंप्यूटर बस बाइनरी चीजों को समझता है, तो जो इनपुट डिवाइस रहेंगे वो इस पिक्चर को लेके जाएंगे कंप्यूटर के पास, ये आपका कंप्यूटर हो गया, और इसको कन्वर्ट कर देंगे 0101 की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में। तो कंप्यूटर में ये जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में सेव हो जाएगा। अब आपको फिर से वो पिक्चर देखनी है स्क्रीन पे, या फिर उसको प्रिंट करना है, तो ये आपके इनपुट डिवाइस ये काम कर रहे थे, पिक्चर को कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के पास जो डेटा बाइनरी फॉर्म में सेव रहता है, हमारे आउटपुट डिवाइस उसको
पिक्चर में कन्वर्ट करके हमें दिखाते हैं। समझ में आया ये साइकिल? सर एक बार फिर से बताएंगे, आपकी ब्रेक भी हो रही है वॉइस सर। ओके, देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर अभी एक्चुअल फॉर्म में है। तो इस पिक्चर को जो इनपुट वो कंप्यूटर के लिए कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में, 0101 की फॉर्म में। अब ये कंप्यूटर के अंदर ये पिक्चर चलेगी तो फॉर्म में ही रहेगी। उसके बाद जब हमें इस पिक्चर को दोबारा से देखना है तो इस पिक्चर को जो आउटपुट डिवाइस हैं वो 0101 की फॉर्म से फिर से एक्चुअल फॉर्म में हमें दिखाएंगे। तो जो इनपुट डिवाइस हैं वो नॉर्मल चीज़ों को, जो हमारे नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं, नॉर्मल पिक्चर हैं, टेक्स्ट हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं 0101 की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उनके ऊपर काम कर सके या फिर उसको सेव कर सके। लेकिन जो आउटपुट डिवाइस हैं वो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर्ड हैं फोटो वगैरह 0101 की फॉर्म में, उनको हमारे लिए जो हम चीज जिस फॉर्म में हम समझ सकते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? सर कहने का मतलब जैसे कि किसी ने पिक्चर खींची थी, ठीक है, या वीडियो बनाई, तो वो उसमें कट करना या ये सब कह रहे हो आप? नहीं, मैं ये किसी को क्लियर हुआ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया? जी सर, जो पिक्चर हाँ। होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज में 1 और 0 में इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है। फिर जब आउटपुट हाँ। चाहिए रहता है हमें, तो वो आउटपुट डिवाइस ये बाइनरी लैंग्वेज को एक्चुअल पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। अब समझ में आया? और स्टोर भी वो बाइनरी लैंग्वेज में ही रहता है। हाँ, स्टोर भी वो बाइनरी लैंग्वेज में ही होगा। वो आया सबको समझ में? यस सर। हाँ जी। तो ये आपका जो डिजिटल कैमरा है, ये भी आपकी जो इमेज है उसको कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका वेब कैम। वेब कैम भी आपके डिजिटल कैमरा की तरह ही होता है, जो कि आपके लैपटॉप के ऊपर लगा होता है, या फिर कंप्यूटर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और ये भी कंप्यूटर में जो पिक्चर वगैरह है उनका इनपुट देने का काम करता है। आपके डिजिटल कैमरा और वेब कैम में क्या डिफरेंस होता है? सर वेब कैम बेसिकली पहले हमारे पीसी में यूज करते थे ना, और डिजिटल कैमरा तो मतलब सारे फोन्स में ही रहता है। हाँ, पोर्टेबल, मूवेबल। सर फिर वेब कैम तो रियल टाइम पे काम करता होता है ना वो तो? हाँ जी, तो इसके जो पीछे आप सही कह रहे हो, लेकिन जो रूट इसके पीछे वजह सॉरी जो रूट डिफरेंस है वो ये है कि डिजिटल कैमरा इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, अलग से काम कर सकता है। लेकिन जो वेब कैम है वो अलग से काम नहीं कर सकता, उसको हमें कंप्यूटर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा तभी वो काम करता है। डिजिटल कैमरा के अंदर वो सारी चीजें होती हैं, जैसे बैटरी होती है, जैसे इसके अंदर मेमोरी होती है, जिसको यूज करके ये अपना अलग से काम कर सकता है। लेकिन वेब कैम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करना ही पड़ता है, तभी हमारा वेब कैम काम करता है। नेक्स्ट, अब ये जो 2-3 इनपुट डिवाइस आने वाले हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। या तो इनकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे या फिर इनका वर्किंग पूछ लेंगे। तो इसमें से सबसे पहला है MICR। MICR हमारा होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। तो होता क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आपका ATM कार्ड है, आप ATM कार्ड पे आपने एक ब्लैक स्ट्रिप देखी होगी, उस ब्लैक स्ट्रिप में मैग्नेटिक पार्टिकल्स की हेल्प से या फिर मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक स्याही की हेल्प से हमारा अकाउंट नंबर, हमारा ATM नंबर सारा का सारा लिखा होता है। तो उसको हम नॉर्मल अपनी आंखों से तो नहीं पढ़ सकते, तो मैग्नेटिक इंक से लिखी हुई चीजों को पढ़ने के लिए जो इनपुट डिवाइस हमारा यूज होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। समझ में आया?
Sir, C stand for character ना, magnetic ink character reader. नहीं, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये डिवाइस का नाम है। और बेसिकली दूसरा, ये सब कार्ड्स में ही यूज होता है, जैसे हाँ एटीएम वगैरह। हाँ, ये कार्ड में यूज होगा। कोई भी एटीएम कार्ड है, या फिर अगर आप किसी बड़ी फार्मा वगैरह की कंपनी में गए होंगे तो वहाँ पे सबको अपना कार्ड दिया जाता है। जो उस फार्मा के ही लोग होंगे उनके कार्ड से जो गेट है वो खुल जाएगा। तो इन सभी जगह MICR ही यूज होता है। वो जो कार्ड होगा उसमें मैग्नेटिक इंक में कुछ लिखा होगा, और ये जो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है ये उसको पढ़ने का काम करता है। समझ में आया? सर कुछ डोर्स भी होते हैं जिसमें कुछ कार्ड्स वगैरह के थ्रू ओपन हो जाता है, तो उसमें भी यही चलता हाँ, होगा। उसमें भी यही चलता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। और ये जो मैग्नेटिक इंक को पढ़ने का काम कर रहा है, उस काम को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। समझ में आया? एक मिनट, ये फिर से। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी, Yes, दो sir. चीज, एक तो है MICR, ये एक डिवाइस है, एक मतलब एक यंत्र है जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक इंक को पढ़ने का काम करते हैं। और वो जो पढ़ने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आपका मोबाइल है, उससे आप कॉल कर सकते हो। आपका जो मोबाइल है वो डिवाइस हो गया और कॉल एक प्रोसेस हो गई। सिमिलरली MICR एक डिवाइस हो गया और उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन करते हैं। ये एक क्रिया हो गई। वो जो पढ़ने की प्रोसेस है उसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। तो दोनों ही फुल फॉर्म आपकी MICR की करेक्ट है। समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ जी, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर रखनी है, अगर आपके एग्जाम में आया कि किस डिवाइस की हेल्प से हम मैग्नेटिक इंक को पढ़ने का काम करते हैं, तो वहां पे आप क्या टिक करोगे? मैग्नेटिक कार्ड रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन? कार्ड रीडर सर। कार्ड रीडर। और वो जो प्रोसेस है उसे हम कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये जो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, इसकी भी बहुत बार फुल फॉर्म आई है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सर जो A to Z ये कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। अक्षर, अक्षर कह सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। तो जो आपकी बुक्स में लेटर्स या फिर अल्फाबेट वगैरह जो भी है, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। सर बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी, मुझे ही हो रही है सर। सभी को हो रही है सर, ब्रेक हो रही है। यस सर। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम। नेटवर्क शायद इशू आ गया होगा, सॉरी उसके लिए। कल हम यहाँ पे से आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आज की क्लास में कौन कौन से डाउट हैं आपके? सर ये रिकॉग्निशन जो डिवाइस है वो सर यही वाली आएगी क्या, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो बताया आपने? हाँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वो डिवाइस का नाम हो गया, और वो डिवाइस जो काम कर रही है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो गया। कोई और डाउट? MICR का नाम लिखेंगे मतलब डिवाइस में ना? हाँ, MICR में दोनों फुल फॉर्म चलेंगी आपकी, दोनों सही। हाँ जी, और आपको जो फोकस करना है वो इन्हीं चीजों के ऊपर करना है। जैसे पॉइंटिंग डिवाइस मैंने आपको बताया, MICR, अभी हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके इन्हीं से आएंगे। क्वेश्चन कीबोर्ड माउस इनके ऊपर नहीं आते, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका कंसेप्ट है वर्किंग का, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई क्लास में। कल हम यहीं पे से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
सर इसका पीडीएफ सेंड करेंगे क्या सर आज ही? हाँ जी, हाँ जी। सर आपने जो मल्टीपल क्वेश्चन दिए थे वो उसकी भी पीडीएफ सेंड होगी? हाँ, उसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उसके आंसर भी सेंड करने की जरूरत है क्या? नो सर। ओके, ठीक है। आप में से कोई ही या फिर उसके आंसर ग्रुप में शेयर कर सकते हो। जब मैं वो पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसी के नीचे आंसर आप लोग जस्ट आप में से कोई एक, जैसे किसी एक ने कर दिया तो फिर कोई दूसरा ना करे, जस्ट एक बार उसके आंसर आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। कल की क्लास में हम यहीं पे से आगे थैंक यू डिस्कस सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। Thank you, sir.